जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश की एक्सप्रेशंस बुक जो कि क्लास 3 की इंग्लिश बुक है जॉय फॉर पब्लिकेशन की, उसके चैप्टर 8 पोंगल ओ पोंगल के एक्सरसाइज वाले एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज वाले पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले इस चैप्टर को हम लोगों ने एक वीडियो में कवर कर लिया है, आपने उसको देखा भी होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को कवर करने की। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह चैप्टर 8 है, पोंगल ओ पोंगल। यहाँ पर ये चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक्सरसाइज के पहले हम लोग यहाँ पर वर्ल्डपीडिया को थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं। वर्ल्डपीडिया अर्थात शब्दों का भंडार या शब्दों का आप कह सकते हैं एक प्रकार से मतलब सागर कह सकते हैं। जैसे पीडिया मतलब होता है भंडार, सागर, या जहाँ पर बहुत ढेर सारी किसी भी सामग्री को, किसी भी एक प्रकार की सामग्री को हम लोग इकट्ठा कर देते हैं, उसको हम लोग एकत्रित कर देते हैं, तो उसको हम लोग पीडिया कहते हैं। शब्द भंडार या शब्दों का भंडार, जिसके लिए हम लोग इंग्लिश में डिक्शनरी शब्द का भी प्रयोग करते हैं, या आप ग्लोसरी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्लोसरी अर्थात शब्द भंडार, या इसके लिए आप क्या कहते हैं, आप वोकैबुलरी शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वोकैब कहते हैं। तो वर्ल्डपीडिया अर्थात क्लास 3 के लिए है। तो अर्थात आप समझा सकते हैं अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के स्तर लेवल के अकॉर्डिंग, या कक्षा 3, 4, 5 या 6 भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, स्तर के अकॉर्डिंग या स्तर के अनुसार जो शब्द उनको जानने चाहिए, जिन शब्दों का अर्थ उनको जानना चाहिए, वे शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं इस वर्ल्डपीडिया में, इस पाठ से संबंधित, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं। वर्ल्डपीडिया को आप सिंपली कह सकते हैं शब्दों का भंडार। तो जो कि कक्षा 3, 4, 5, 6 के विद्यार्थियों के स्तर लेवल के हैं यहाँ पर। तो पहला जो वर्ड है वह है हग्ड। हग्ड जो है, हग शब्द का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट आप कह सकते हैं, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। तो हग्ड मीन्स किसी को गले लगा लेना प्रेम से। जैसे मान लीजिए आपके आंखों के सामने कोई बहुत प्यारा, कोई बहुत प्रिय आपका डियर आपके सामने आ जाता है, जिसको कि आप बहुत प्रेम करते हैं, या जिसको देखकर आप बहुत खुश हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप खुशी के मारे उसको जाकर गले से लगा लेते हैं, उसके सीने से लग जाते हैं। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में हग्ड कहते हैं, या हग कहते हैं। तो हग्ड मतलब सीने से लग गया या लग गई। तो इसको हम लोग एम्ब्रेस्ड भी कह सकते हैं। एम्ब्रेस्ड मतलब आलिंगन कर लेना, गले से लगा लेना, या बाहों में भर लेना। तो दूसरा जो शब्द है वह है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु हो जाना, बहुत ही ज़्यादा खुशी में, रोमांचित अवस्था में हो जाना। इसके लिए हम लोग ग्रेट जॉय शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप क्या होते हैं, आप कहते हैं कि आपका रोआ रोआ रोमांचित हो गया है, मतलब बहुत, मतलब एक्साइटेड हो गया है, बहुत ही ज़्यादा आपको सेंसिटिवनेस फील होने लगेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं जिसको कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सैचुरेटेड मोड आप कह सकते हैं। सैचुरेटेड अर्थात आप संतृप्त हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, आप स्कूल में क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, क्लास 3 और 4 के बच्चों के बीच में मैच हो रहा है। तो क्लास 3 के बच्चे क्लास 4 के बच्चों से जब जीतने वाले ही होंगे, तो क्लास 3 के बच्चों में बहुत ज़्यादा जोश होगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इसी को हम लोग, इसी फीलिंग को, इसी भावना को हम लोग एक्साइटमेंट कह सकते हैं। और खुशी में सभी क्लास 3 के बच्चे एक दूसरे को क्या करेंगे, गले लगाएंगे, एक दूसरे को किस करने लगेंगे। तो यही हग्ड और एक्साइटमेंट एक दूसरे से आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं अपने बच्चों को समझाने के लिए। तो एक्साइटमेंट मतलब बहुत खुशी होगी आपको जब आप क्रिकेट मैच जीत रहे हैं, तो एक्साइटमेंट अर्थात बहुत खुशी वाली अवस्था। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु होना, कीन टू नो। इसके लिए हम लोग जो फ्रेज है, अगर एक शब्द होता है तो उसको हम लोग, अगर एक शब्द होता है तो उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। एक और शब्दों से अधिक, एक शब्द से अधिक शब्दों का समूह होता है तो उसको हम लोग इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग वाक्यांश कहते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे जो सुन ना सके, तो उसके लिए हम लोग बहरा एक शब्द प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर ये फ्रेज है, फ्रेज के लिए हम लोगों ने वन वर्ड यूज कर लिया। इसको इंग्लिश में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द।
तो यहाँ पर क्यूरियस अर्थात जिज्ञासु होना, जानने के लिए उत्सुक होना, परेशान होना कि किसी रहस्य को जानना है, किसी बात को जानना है। जैसे आप मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई सरप्राइज लाते हैं आपके बर्थडे के दिन, तो आप बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि क्या है गिफ्ट में, मैं देखना चाहता हूँ या मैं देखना चाहती हूँ बर्थडे गिफ्ट में मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या दिया। तो इसी को हम लोग कीन टू नो भी कह सकते हैं, या क्यूरियस, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना या जिज्ञासु हो जाना, ललक होना किसी चीज़ को जानने समझने की, तो उसके लिए क्यूरियस हो सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है डिजर्व। डिजर्व मीन्स होता है काबिल होना, लायक होना। या जैसे मान लीजिए आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत पढ़ते हैं या पढ़ती हैं अपने क्लास में अपने घर पर, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा जो बच्चा है या मेरी जो बच्ची बेटी है यह बहुत लायक है, और इसके लिए जो भी ज़रूरी सामान होगा, कपड़े पहनने वाले, इसको पढ़ने के लिए जो भी सामान की ज़रूरत होगी, इसके स्टडी रूम को मतलब जहाँ यह पढ़ती है उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जो जो सामानों की आर्टिकल्स की ज़रूरत होगी वह इनको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो पेरेंट्स कहते हैं ये इसके काबिल हैं तो इनको मिलना चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर डिजर्व शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। और इंग्लिश में फ्रेज यूज कर सकते हैं ट्रू टू है, मतलब जो वास्तविक हकदार हो, सच्चा हकदार हो। जैसे कई बार आप देखते हैं कि मेहनत कोई और कर रहा है, क्रेडिट मतलब तारीफ किसी और की हो जाती है, तो जो दूसरे की हो रही वो तो ट्रू टू हैव तो नहीं है, उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि जो मेहनत कर रहा है उसकी तारीफ होनी चाहिए थी। तो इसी को हम लोग ट्रू टू हैव कहते हैं कि वास्तविक हकदार, सच्चा हकदार। जैसे आप कई बार पुलिस केस देखते हैं कि जो पेरेंट्स, कई बार पेरेंट्स में का आपस में झगड़ा हो जाता है कि बच्चे को मैं रखूंगी या बच्चे को मैं रखूंगा, कस्टडी को लेकर, बच्चे के संरक्षण को लेकर विवाद होता है, केस होता है कोर्ट में। तो यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करता है, कोर्ट पहले पूरे फैसले को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, उसकी निगरानी करता है, सबूत इकट्ठा करता है और एविडेंस इकट्ठा करता है, साक्ष्य जिसको बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि हाँ बच्चे की परवरिश, बच्चे की कस्टडी कौन अच्छे तरीके से संभाल सकता है, कौन उसके लिए मतलब जिम्मेदार होगा, जवाबदेह होगा कि बच्चे को अच्छा जीवन मिल सके, बच्चे का लालन पालन अच्छी तरीके से हो सके, उचित तरीके से हो सके। तो कोर्ट इसी आधार पर अपने फैसले को सुनाता है। तो यहाँ पर कौन बच्चे का सच्चा हकदार होगा, इसको भी आप कह सकते हैं और यहाँ पर डिजर्व या ट्रू टू हैव सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है वह है कोलम्स, यहाँ पर प्लूरल है। कोलम्स, कोलम्स अर्थात आप कह सकते हैं एक प्रकार से रंगोलियाँ भी आप कह सकते हैं, जो रंगों से बहुत चमकीले या सटक या भड़कीले आप कह सकते हैं, या खुशी के, जोश के, उमंग के या वीरता के प्रतीक के जो रंग होते हैं, उनसे जो डिजाइनें, जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जो रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, उन्हीं को हम लोग कोलम्स कहते हैं, एक विशेष प्रकार का नाम देते हैं, कोलम्स कहते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है इंग्लिश में, डिजाइन्स मेड फ्रॉम कलर्स। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया किस प्रकार के कलर्स होते हैं वह। पार्च्ड, पार्च्ड मीन्स सूखा या मतलब बहुत ज़्यादा जल जल गया हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि जो आग की लपट जिस पे बहुत ज़्यादा पड़ी हो, बहुत ज़्यादा मतलब उसका तापमान किसी वस्तु पर बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पार्च्ड हो गया, या वो बहुत ज़्यादा अकड़ गया, जल गया, राख हो गया, सूख गया है या झुलस गया है, ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर है ड्राइड आउट फ्रॉम हीट। मैंने आपको समझा दिया कि वही तापमान बढ़ जाता है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो वर्ड है आप कह सकते हैं फ्रेज है वह है साइक्लोन एंड टाइफून्स। साइक्लोन एंड टाइफून्स एक प्रकार के आंधी, चक्रवात, तूफान ही होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। यहाँ पर इसके लिए एक फ्रेज दिया हुआ है हैवी स्टॉर्म्स, जो कि आंधी, तूफान, आप कह सकते हैं चक्रवात, जो कि आंधी, पानी, बारिश, बिजली और चमक और गड़गड़ाहट सब कुछ अपने साथ इंक्लूड किए लेते हैं, शामिल किए लेते हैं। आप अपने बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है रेज। रेज मीन्स होता है उठाना, बढ़ाना, या किसी जैसे मान लीजिए अगर आप बाजार में जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, किसी सामान का दाम कम है, दुकानदार ने उस सामान के दाम को बढ़ा दिया, तो उसके लिए भी हम लोग रेज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं, आप कोई धागा लेकर कोई डिजाइन बना रहे हैं, मान लीजिए कोलम ही बना रहे हैं आप, रंगोली से रंग लेकर,
रंगोली को बना रहे हैं रंग लेकर, तो आपने क्या किया, जो लाइन है, जो रेखा है, उसको थोड़ा और बढ़ा दिया, रेज कर दिया, रेज अर्थात बढ़ा दिया, रंग थोड़ा और अधिक फैला दिया आपने सीधी रेखा में, तो बढ़ गया कॉलम का जो रेखाखंड होगा या रेखा होगी, तो उसको भी हम लोग रेज कह सकते हैं। रेज मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ा देना या ऐड कर देना, जोड़ देना। आप खुद भी अपने बच्चों को समझा सकते हैं। इस पाठ में रेज का मतलब होता है ग्रो होना, कि विकसित होना। जैसे पौधे क्या है, पौधे बीज पहले भूमि में रहती है, तो पहले पौधे ऊपर नहीं उगते, पहले पौधों का जो बीज होता है वह जमीन के भीतर उगना शुरू करता है, जड़ों के रूप में पहले विकसित होता है, फिर जब जड़ नीचे विकसित होते हैं तो फिर पौधा ऊपर की ओर विकसित होने लगता है। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं, इससे हम लोग सीखते हैं कि आप एक दिन में अपने क्लास में टॉप नहीं कर सकते, आप बहुत तेज बुद्धिमान नहीं हो सकते। उसके लिए आपको, जब कोई आपको ना देखे तो आपको खूब मेहनत करनी चाहिए। जैसे बीज के जल को कोई नहीं देखता, लेकिन अगर जल ही नहीं होगा तो ऊपर का पौधा आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सुंदर फूल, सुंदर फल और हम लोगों को सुंदर आप कह सकते हैं फूल, फल और पत्तियां, लकड़ियां सब प्रदान करते हैं। तो क्या होता है, जल ने, बीज ने पहले जल के रूप में अपने आप को विकसित किया, बहुत मेहनत करी। तो उसी तरह बच्चों को भी, विद्यार्थियों को भी पहले बहुत मेहनत करनी चाहिए, फिर उनको खुद ब खुद फल प्राप्त होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमेशा दिखावा करके आप मतलब तारीफ नहीं पा सकते। आपको जब कोई ना देखे, जब कोई आपकी तारीफ ना करे, तो भी आपको अपनी मेहनत को कंटिन्यू करना चाहिए, अपने परिश्रम को करते रहना चाहिए। तो रेज यहाँ पर है पौधों के लिए हुआ है। तो बीज पहले भूमि में जल के रूप में ग्रो करते हैं, विकसित होते हैं, और उसके बाद कई महीनों या कई दिनों के बाद, कई सप्ताह के बाद वह ऊपर पृथ्वी के ऊपर मतलब विकसित होने लगते हैं। तो नेक्स्ट जो फ्रेज है वह है नो बाउंड्स। नो बाउंड्स मीन्स कोई सीमा नहीं, कोई रोक टोक नहीं, जिसको कि यहाँ पर एक शब्द में एंडलेस भी कह सकते हैं। जैसे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई रोक टोक नहीं करते, कोई सीख नहीं देते, सिखाते नहीं, बच्चा जो मन में आ रहा है कर रहा है, तो बाद में क्या होता है, वो बच्चा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लिमिटलेस हो जाता है, कुछ भी करता है। वो तो सोचता है कि मेरे माता पिता तो है ही, तो बच्चे को सही गलत मोरल्स, एथिक्स का पता नहीं होता, नैतिक शिक्षा का पता नहीं होता, वह समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन सकता। तो पेरेंट्स को चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि अपने बच्चों को जहाँ गलत है वहाँ उनको सिखाना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, प्यार से, प्रेम से सिखाना चाहिए। और जहाँ बच्चे आपका थोड़ा सा भी अच्छा कर रहे हैं, तो आपको बच्चों को उस समय प्रेज करना चाहिए, अर्थात उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे बच्चों में एक सेंस विकसित होने लगता है, एक सोच, एक मतलब कह सकते हैं आप याद, मेमोरी डेवलप होने लगती है कि हाँ अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और अच्छा करने पर मतलब तारीफ होती है, शाबाशी मिलता है। तो जब बच्चे क्या होते हैं, एक मतलब पॉट की तरह होते हैं, मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं। तो बचपन में जैसे उनको, आप कुम्हार, पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स और टीचर्स कुम्हार की तरह काम करते हैं। जैसे आप उनको सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे, बच्चा वैसा ही हो जाएगा। तो टीचर्स और पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सोसाइटी को डेवलप करने में। तो यहाँ पर नो बाउंड्स अर्थात एंडलेस, मतलब कोई सीमा नहीं, कोई रोक टोक नहीं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है डिस्कार्ड, जिसके लिए यहाँ पर है थ्रो अवे। डिस्कार्ड मतलब होता है क्या करना, आप कह सकते हैं ठिकाने लगा देना या समायोजित कर देना। जैसे मान लीजिए कूड़ा कचरा है, तो आपने क्या किया, पूरे घर के कूड़े कचरे को एक जगह इकट्ठा किया, उसके बाद जाके उसको डस्टबिन में क्या किया, फेंक दिया, अर्थात ठिकाने लगा दिया आपने उसको, वहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया, वहाँ पर डिस्पोज कर दिया उसको, मतलब वहाँ पर उड़ेल दिया या डाल दिया, आप कुछ भी कह सकते हैं। थ्रो आउट, यहाँ पर इसके लिए जो फ्रेज है वह है थ्रो आउट, अर्थात बाहर फेंक दिया, या मतलब सब जगह के कचरे को इकट्ठा करके एक जगह आपने एकत्रित कर दिया। इसके लिए डिस्कार्ड हम लोग प्रयोग कर सकते हैं शब्द को। नेक्स्ट जो वर्ड है वेकेशंस। वेकेशंस अर्थात छुट्टियाँ। जब स्कूलों में छुट्टियाँ प्राप्त होती हैं, सामान्य तौर पर जब अधिक गर्मियाँ होती हैं तो छुट्टियाँ प्रदान कर दी जाती हैं, और बहुत ज़्यादा तापमान जब हार्श हो जाता है, अर्थात अनियंत्रित सा तापमान रहता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा शीत हो सकती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, तो ऐसे समय पर जब मौसम मतलब अनियंत्रित रहे, हार्श रहे, मतलब बहुत दुश्वार रहे, कठिन रहे, तो उस समय क्या होता है, उस समय काम के स्थान पर, विद्यालय पर आदि क्षेत्रों पर क्या होता है, वेकेशन, हॉलीडेज प्राप्त कर दी जाती हैं, अर्थात छुट्टियां घोषित कर दी जाती हैं। तो इसी के लिए हम लोग वेकेशन यूज करते हैं या हॉलीडेज यूज करते हैं। हॉलीडेज
वेकेशंस क्या होता है, वेकेशंस नॉर्मली जब हम लोग घूमने जाते हैं जिसमें लॉन्ग छुट्टियां मिलती हैं। हॉलीडे मतलब एक शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड्स होता है जिसमें कि छुट्टियां मिलती हैं, लीव्स जिसको आप कह सकते हैं। तो अब हम लोग ओरल असाइनमेंट को देखते हैं इस पार्ट के। ओरल मतलब जैसे आपने बचपन से ही सुना होगा कि ओरल एग्जाम होगा। तो ओरल मतलब होता है मौखिक, मतलब मुंह जुबानी, मतलब बिना, जिसमें कलम और रूल पेन पेंसिल का प्रयोग ना किया जाए, स्केच पेन का प्रयोग ना किया जाए, हाइलाइटर्स का प्रयोग ना किया जाए, अर्थात जिसमें आपको लिखना ना पड़े, आपको केवल अपने ब्रेन का यूज करना है, सोचना है, मतलब पहले प्रश्न को सुनना है, उसके बाद अपने माउथ से उसका उत्तर देना है। आप सिंबल रूप में भी दे सकते हैं जिसको कि हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। बस आपको यहाँ पर रिटेन नहीं करना है, बाकी आप सिंबॉलिक आंसर दे सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, ओरल आंसर दे सकते हैं, टॉकेटिव आंसर दे सकते हैं, अर्थात बातचीत में आंसर उत्तर दे सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं। तो ओरल असाइनमेंट, और ये तो रहा ओरल की बात। असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट मतलब होता है कार्यभार, काम, या जो आपको काम दिया जा रहा है। तो इस पाठ को समझने के बाद, इस पाठ पर आधारित जो आपको यहाँ पर काम दिया गया है, जो आपको एक तरीके से असाइनमेंट के रूप में दिया गया, असाइनमेंट मतलब कार्य, किसी भी विषय पर पहले बातचीत होती है, फिर उसी विषय पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी को हम लोग असाइनमेंट कहते हैं, या दे दिया जाता है काम करने के लिए, तो असाइनमेंट कहते हैं। तो ओरल असाइनमेंट अर्थात मौखिक कार्यभार, मतलब आपको मौखिक रूप से इन कामों को पूर्ण करना है, अर्थात यहाँ पर जो प्रश्न है उनके उत्तरों को प्रदान करना है, देना है। तो यही है ओरल असाइनमेंट। आप अपने बच्चों को इस प्रकार समझा सकते हैं। इसमें जो ए पार्ट है वो हम लोग देख रहे हैं, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो सही का विकल्प है उस पर आपको टिक राइट करना है, अर्थात सही का निशान लगाना है। यहाँ पर पहला जो है, ए का पहला, वो है मुनिया हैज डेज हॉलीडेज। यहाँ पर ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, खाली जगह है, जिसको कि हम लोग स्पेस भी बोल सकते हैं या ब्लैंक भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर ऑप्शंस हम लोगों के पास हैं, ऑप्शंस को हिंदी में हम लोग विकल्प कहते हैं, 5, 3, 4। तो इस पाठ को हम लोगों ने जब समझा था तो हम लोगों ने देखा था कि मुनिया जो प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, वह 4 दिवस का क्या पाती है, हॉलीडे पाती है, छुट्टियां उसको 4 दिवस की प्राप्त होती हैं विद्यालय की तरफ से। तो इस तरह पहले ए के पहले वाले का जो आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, अर्थात विकल्प स होगा। ए को हम लोग विकल्प अ बोलते हैं, बी को हम लोग विकल्प ब बोलते हैं, सी को विकल्प स बोलते हैं, और अगर ऑप्शन डी भी होता तो उसको हम लोग विकल्प ड बोलते हैं। हिंदी में अ ब स ड ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में ए बी सी डी बोलते हैं। सेकेंड जो है ए का, वह है डैश टोल्ड स्टोरी टू मुनिया। तो मुनिया जो प्यारी सी बच्ची है, लिटिल गर्ल है, उसको किसने एक स्टोरी, एक कहानी, कथा सुनाई। तो हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में ग्रैंड माँ, मुनिया की जो दादी माँ रहती हैं, दादी अम्मा रहती हैं, उन्होंने मुनिया को एक प्यारी सी कथा सुनाई थी, कहानी सुनाई थी, वायु और वरुण देवता की। यहाँ पर वायु जो है वह गॉड ऑफ विंड है, गॉड ऑफ विंड है, या लॉर्ड ऑफ विंड आप बोल सकते हैं। और जो वरुण है वह क्या है, वह वाटर, यहाँ पर वह गॉड ऑफ वाटर या लॉर्ड ऑफ वाटर है, अर्थात वरुण, वरुण देव जिसको हम लोग बोलते हैं जल के देवता, और वायुदेव अर्थात यहाँ पर वो वायु के देवता है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो प्रश्न है ए का, या सेकेंड वाला जो पार्ट है उसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, विकल्प अ होगा, ग्रैंड माँ, दादी अम्मा। ग्रैंड माँ को हम लोग नानी अम्मा भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर ग्रैंड माँ के पहले यहाँ पर पैटर्नल शब्द लगा होगा, पैटर्नल वर्ड यूज ऐड किया होगा ग्रैंड माँ के पहले, तो क्या होंगे, तो वो दादी अम्मा होंगी, अर्थात दादी होंगी। और यहाँ पर ग्रैंड माँ के पहले अगर एक शब्द लगा होगा तो इसको कि हम लोग मैटरनल कहते हैं, इसको हम लोग मैटरनल बोलते हैं। तो यहाँ पर मैटरनल अर्थात माँ की माँ, अर्थात नानी माँ या नानी अम्मा आप बोल सकती हैं। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, यम जो है मैटरनल है, और यम से मदर भी होता है। तो मैटरनल माँ के साइड की माँ होंगी, अर्थात माँ की माँ होंगी, अर्थात नानी होंगी। और पैटर्नल आप पापा बोलते हैं, तो प से पापा, प से पैटर्नल, यहाँ पी से स्टार्ट हो रहा है। तो पापा के साइड की जो मम्मी होंगी, अर्थात पापा की जो मम्मी होंगी वो आपकी दादी होंगी। तो पैटर्नल ग्रैंड माँ मतलब पापा की मम्मी, अर्थात आपकी दादी। तो मैटरनल ग्रैंड माँ मतलब मम्मी की मम्मी, अर्थात आपकी नानी।
तो पैटर्नल मतलब पिता के साइड के रिश्ते को शो करेगा, मैटरनल मतलब माता के साइड के रिश्ते को शो करेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे अपने बच्चों को समझा सकती हैं या समझा सकते हैं। तो हम लोग थर्ड देख रहे हैं, ए वाले के थर्ड पार्ट को। यहाँ पर दे है डे टू इज सेलिब्रेटेड विद डैट ऑन डोरवेज। डे टू दूसरे दिवस पर जो द्वार प्रवेश द्वार होता है, अर्थात जो द्वार का प्रवेश स्थान होता है, प्रवेश भाग होता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और मतलब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जिससे हम लोग दूसरे दिन को, दूसरे दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उमंग उत्साह जोश खुशी के साथ हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उस आप कह सकते हैं एक प्रकार से खुशी उल्लास के साथ हम लोग उस दिन को व्यतीत करते हैं या जीते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डे टू को हम लोग, जो हम लोगों का दरवाज़ा होता है, प्रवेश द्वार होता है घर में, गृह प्रवेश जहाँ से आप करते हैं जिस स्थान से, वहाँ पर उस दरवाजे के आसपास उस क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही जो रंगीन रंग होते हैं, जो खुशी के, उत्साह के या वीरता के, या आप कह सकते हैं बहुत भड़कीले चमकीले रंग होते हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं, रंगोलियाँ बनाते हैं, विशेष विशेष आकृतियों में विशेष विशेष कलाकृतियाँ बनाते हैं, डिजाइंस में डेकोरेट करते हैं। तो उन्हीं को हम लोग एक विशेष नाम, स्पेसिफिक नेम देते हैं, कोलम। तो कोलम यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन भी है, आप कह सकते हैं, क्योंकि एक स्पेशल नेम को ही हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। और कोलम क्या है, डिजाइंस, ये रंगोलियाँ हैं, उन्हीं का एक स्पेशल नेम है कोलम। तो यह कोलम हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डोर वेट के आसपास बनाते हैं, जो एरिया होता है, अंदर नहीं बाहर। तो यह दूसरे दिन किया जाता है पोंगल के। तो पहले दिन क्या करते हैं, पहले दिन तो हम लोग अपने घर को साफ करते हैं, पूरा घर में जो अनवांछित चीज़ें रहती हैं, जो ज़रूरी नहीं रहती या जो गंदगी रहती है, उसको निकालते हैं। तो वह तो होता है पहले दिन साफ सफाई, जिसको कि हम लोग भोगी कहते हैं। दूसरे दिन हम लोग कोलम डेकोरेट करते हैं, अर्थात जहाँ जहाँ हम लोग समझते हैं कि हाँ यहाँ पर हम लोगों को रंगोलियाँ बनानी चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग रंगोलियाँ बनाते हैं, जिनको कि हम लोग कोलम कहते हैं। तो डे टू इज सेलिब्रेटेड विद कोलम ऑन डोरवेज। आप इस तरह ए के तीसरे वाले पार्ट का ऑप्शन भी, विकल्प ब सही होगा। कोलम बनाकर हम लोग मतलब उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन का आनंद लेते हैं। थर्ड पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है एक पोंगल इज अ डैश फेस्टिवल। पोंगल इज अ, यहाँ पर विकल्प हैं, आप देख सकते हैं, हार्वेस्ट नेशनल रिलीजियस, अर्थात कृषि से संबंधित, फसलों से संबंधित। आप कृषि यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन हार्वेस्ट मतलब फसलों से संबंधित, पकी हुई फसलों से संबंधित आप बोल सकते हैं अपने विद्यार्थियों को। तो नेशनल, राष्ट्रीय तो है नहीं, लेकिन राष्ट्र भर में मनाया जाता है। लेकिन क्या होता है, नेशनल हम लोग उसको कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब डिनोट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको हम लोग नेशनल कहते हैं। तो मनाते तो हैं पूरे मतलब भारत देश के लोग ही मनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश का हूँ, तो यह फेस्टिवल तमिलनाडु में, बेसिकली इसका जो रूट है तमिलनाडु से रिलेटेड है, जो कि इंडिया का बहुत ही ज़्यादा सदर्न पार्ट है, आप कह सकते हैं, बहुत दक्षिणी छोर है। लेकिन यहाँ पर यूपी में इसके उत्तरी भाग, जो कि आप कह सकते हैं एकदम उत्तरी भाग के आसपास का ही आप कह सकते हैं क्षेत्र है यूपी। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फसलों से संबंधित त्योहारों को मनाते हैं। तो हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, अलग अलग भाषाएँ तो बोलते हैं, अलग अलग तरीके से निवास करते हैं, कपड़े पहनते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग सब लोग भारतीय हैं। तो हम लोगों को अपने देश की, अपने राष्ट्र की हमेशा सेवा करते रहनी चाहिए। यही हम लोगों को स्पिरिट होना चाहिए। एज अ टीचर, एज अ सोसाइटी, हम लोगों को सदैव अपनी मातृभूमि मदरलैंड की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। केवल अपना नहीं देखना चाहिए, मतलब कि केवल मैं हूँ या केवल मैं सुपीरियर हूँ, कोई सुपीरियर नहीं है, सब लोग इक्वल हैं हमेशा। और एज अ मेल टीचर मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि वी शुड रेस्पेक्ट द गर्ल्स, या आप मस्ट बोल सकते हैं। हम लोगों को अपनी समाज को अगर बेहतर बनाना है, तो समाज तभी बेहतर हो सकता है जब समाज में स्त्रियों को हम लोग जागरूक करें। आज के समय में आप देख सकते हैं कि स्त्रियों ने स्वयं के सम्मान को भी भुला दिया है। स्त्रियां स्वयं को बस एक भोग की वस्तु बनाकर अपने सम्मान को, अपने अधिकार को भूल चुकी हैं, जो आप समझ सकते हैं, यह सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर हो रहा है। तो हम लोगों को अपने सोसाइटी को अगर सबसे बेस्ट बनाना है, तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी सोसाइटी की जो फीमेल्स हैं उनको सब अधिकार देने होंगे। और सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो इस पर हम लोग कभी और डिबेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पोंगल जो है वह एक फसलों से संबंधित
पर्व है, हार्वेस्ट से रिलेटेड एक फेस्टिवल है पकी हुई फसलों से। तो यह नेशनल राष्ट्रीय पर्व नहीं है, रिलीजियस धार्मिक पर्व नहीं है, रिलीजन से संबंधित जो त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उनको हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल्स कहते हैं, अर्थात धार्मिक उत्सव। तो पोंगल यहाँ पर एक पकी हुई फसलों से संबंधित एक त्यौहार है, पर्व है, तो इसलिए हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल करेंगे। जो टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे उस पर तो कभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जब पॉलिटी पढ़ेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 5वां पार्ट है, द गॉड्स डैश एंड डैश आर एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ पोंगल। तो कौन कौन से दो देव, कौन कौन से दो देवता जो हैं इस कहानी से संबंधित हैं, पोंगल से संबंधित जो कथा है, जो कहानी है उससे संबंधित है, अर्थात उसमें मेन रोल में है। तो इसमें तो यहाँ पर शिव जी भी थे, लेकिन शिव जी यहाँ पर मेन रोल में नहीं है। मेन रोल आप कहते हैं मुख्य किरदार। तो किरदार तो कई होते हैं, जैसे आपके जीवन में भी बहुत लोग आपके आसपास होंगे, लेकिन जो आपके जीवन पर प्रभाव डालते होंगे वह मेन, आप कह सकते हैं मेन रोल्स में रहते हैं, या वह मुख्य किरदारों में रहते हैं। जैसे आपके माता पिता हो गए, आपके गुरुजन हो गए, और आपका बहुत ज़्यादा खास मित्र हो गया, चाहे वह गर्ल हो या बॉय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कोई गर्ल मतलब यहाँ पर मित्र है जिसको कि गर्ल है, तो और उसके बाद मित्र, तो यहाँ पर गर्लफ्रेंड सेंस में हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो गर्लफ्रेंड जो शब्द है यह तो बेसिकली मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन महिला अगर आपकी कोई स्त्री जो है वो आपकी मित्र है तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। एक बार अगर आपने अपने कैरेक्टर को रूट कर दिया, अपने चरित्र को खो दिया, तो आप उसको वापस पा नहीं सकते। इसलिए आप कभी नज़रों से नज़र नहीं मिला सकते स्वयं से भी। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको कैरेक्टर को, अपने चरित्र को हमेशा मजबूत करके रखना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको सदैव स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तो कोई भी हो जो आपके मतलब जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाले, तो वह क्या होते हैं, वह सब मुख्य किरदारों में होते हैं आप सबके आसपास। तो इस कथा में, इस कहानी में जो मुख्य किरदार हैं वह कौन कौन से हैं, वह वायुदेव हैं और वरुण देव हैं। तो इसलिए ए वाले के 5वें वाले भाग में जो विकल्प है वह विकल्प अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। वायुदेव और वरुण देव जो है वह मेन रोल में है, मुख्य किरदार में है यहाँ पर। तो अब हम लोग इसी प्रश्न के यहाँ पर ओरल असाइनमेंट वाले भाग के विकल्प बी को समझने की कोशिश करेंगे। भाग बी को समझने की कोशिश करेंगे। भाग बी में यहाँ पर है से ट्रू और फॉल्स। आपको मतलब ट्रू अगर सही है, सत्य है, तो आपको ट्रू कहना है, अर्थात यहाँ पर डैश दिया है लेकिन आप कह भी सकते हैं, तो आप फिल कर लेंगे। यहाँ पर कहना है अगर असत्य है, गलत है, कथन स्टेटमेंट, तो आपको उसके सामने क्या करना है, फॉल्स राइट करना है। आप मतलब अपने अध्यापक या अध्यापिका के सामने आप असत्य बोल सकते हैं। अगर सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो आप ट्रू बोलेंगे। अगर फॉल्स स्टेटमेंट, असत्य कथन है, तो आप फॉल्स बोलेंगे। तो बी वाले में जो पहला स्टेटमेंट है वह है पोंगल इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, तो ये ट्रू है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रू फिल कर लेंगे। वैसे यह ओरल असाइनमेंट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बुक में है तो दिया ही है, तो आप फिल करेंगे। जो कि एग्जाम्स में क्या होता है, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, कई कई स्कूल्स में यूनिट 1, यूनिट 2 ऐसे होता है, या मंथली टेस्ट, कई कई नामों से बुलाते हैं एक ही चीज़ को। तो वहाँ पर क्या होता है, ओरल से सब क्वेश्चन ओरली पूछ लिए जाते हैं कि आपको 20 नंबर्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, ऐसे। तो यहाँ पर पहला क्या है, पहला के जो पार्ट है बी वाले का वह ट्रू है। सेकंड जो है वह है, सेकंड स्टेटमेंट बी वाले में वह है पोंगल इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ स्वीट डिश, यह भी ट्रू है। हम लोगों ने कहानी में देखा है कि पोंगल एक बहुत ही ज़्यादा खाद्य पदार्थ है जो कि बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, जो कि मीठा होता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, जो कि चावल, गुड़ आदि से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर बी वाले में थर्ड वाला जो पार्ट है वह है थर्ड स्टेटमेंट, तीसरा कथन है मुनियाद मदर कुक्स पोंगल इन न्यू पॉट, तो ये अभी हम लोगों का ट्रू है। आप इसको ट्रू कैसे कह सकते हैं, इसको सत्य कैसे कह सकते हैं, तो हम लोगों ने कहानी में जाना था कि जब मुनिया को विद्यालय से 4 दिनों की छुट्टी मिलती है, अवकाश मिलता है, तो मुनिया क्या करती है, मुनिया आकर अपनी दादी माँ से बातें करने लगती है खुशी में, और बहुत खुश रहती है, हैप्पी रहती है।
तो उस समय वह इमेजिन करती है, वह कल्पना करती है कि उसकी माताजी उसके लिए पोंगल बना रही हैं, बहुत प्यारा सा, बहुत स्वादिष्ट, टेस्टी या डिलीशियस आप कह सकते हैं, यमी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वह इमेजिन करती, तो इस इमेजिनेशन से, क्योंकि कहानी में तो सब कुछ नहीं रहता है, कुछ कॉमन सेंस भी होता है, आपको क्या है, आपको उसको मतलब आप एक ही चीज़ के कई अर्थ को बता सकते हैं। तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन आप कितना कर सकते हैं, यह डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर। तो जितना आप सीखेंगे जानेंगे उतना बेहतर आप बता पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कहानी को डीपली अगर समझने की कोशिश करें, एनालिसिस करने की कोशिश करें, उसको उसका तुलना करने की कोशिश करें, या अध्ययन करने की कोशिश करें, विश्लेषण करने की कोशिश करें, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो इससे हम लोग पाते हैं कि तीसरा वाला जो कथन है वह भी ट्रू है, वह भी सत्य है। चौथा वाला कथन हम लोग देख रहे हैं, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो बेसिकली यह तो तमिलनाडु का त्यौहार है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर चौथे वाले कथन स्टेटमेंट में है, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन मनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सामान्य तौर पर बेसिकली मतलब यह क्या होता है, इंडिया के तमिलनाडु वाले पार्ट में मनाया जाता है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मनाया जाता है अर्थात। तो यह आप कह सकते हैं मेनी पार्ट्स में तो होता है, लेकिन इस चैप्टर पाठ पर आधारित जो कथनों को हम लोग जब निष्कर्ष करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर यह फॉल्स हो जाता है। मोटे तौर पे आप ट्रू बोल सकते हैं जब आप आम तौर पर बातचीत करें, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को इस पाठ से ही संबंधित उत्तर देने हैं, ना कि अपने मन से। तो इस तरह से यह चौथा वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। पांचवा वाला स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं, वरुण इज द गॉड ऑफ रेन। वरुण जो है वह गॉड ऑफ रेन, या आप वाटर भी बोल सकते हैं, तो यह ट्रू है। तो यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है, क्योंकि वरुण वायु जो है, वायु देव, वायु गॉड जो है, यहाँ गॉड ऑफ आप कह सकते हैं एयर है, वह वायु देव हैं, और अर्थात वायु के देवता वायुदेव, और जल के देवता या आप कह सकते हैं बरसात के देवता, वर्षा के देवता वह वरुण है, जिनको कि हम लोग जल देवता, गॉड ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, गॉड ऑफ रेन की जगह, या गॉड की जगह हम लोग लॉर्ड शब्द का भी प्रयोग करते हैं। लॉर्ड मतलब होता है ईश्वर, महाराज, या जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं उनके आगे हम लोग लॉर्ड या गॉड शब्दों का संबोधन करते हैं। तो अब हम लोग आगे हैं राइटिंग असाइनमेंट में। असाइनमेंट आपको पता ही है, काम या कार्यभार, या आप इसको होमवर्क भी बोल सकते हैं। तो होमवर्क तो गृह कार्य हो जाएगा, केवल वर्क भी बोल सकते हैं असाइनमेंट को। असाइनमेंट में आगे राइटिंग ऐड है, तो राइटिंग मतलब लिखित काम, लिखित कार्यभार, मतलब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है, अब उन प्रश्नों को आपको लिखित रूप में उत्तर देना है, उत्तर मतलब प्रदान करना है अपने अध्यापक अध्यापिका को। तो इसी को हम लोग हिंदी में राइटिंग असाइनमेंट कहते हैं, अर्थात लिखित कार्यभार, लिखित काम काज आप बोल सकते हैं इस पाठ से संबंधित। तो राइटिंग असाइनमेंट में जो पहला पार्ट है ये है, सॉरी यहाँ पर रेड हो गया, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। तो राइटिंग असाइनमेंट में जो ये वाला पार्ट है वह है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आंसर्स को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है, वाई वाज मुनिया हैप्पी। मुनिया क्यों खुश थी, मुनिया क्यों उत्साह में थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी, हैप्पी थी, जॉयफुल थी, चीयरफुल थी, यह सब शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह है, वाई वाट द अर्थ पास्ड वाट लेड दी। जो भूमि थी, जो धरती थी, जो धरा थी, जो पृथ्वी थी, आप कुछ भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वसुंधरा शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पृथ्वी थी वह बहुत ज़्यादा सूखी सूखी फटी सी क्यों हो गई थी, झुलसी सी क्यों हो गई थी, और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, या इससे क्या क्या मतलब फल प्राप्त होते हैं, आप कह सकते हैं क्या क्या रिजल्ट, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, आप एक तरीके से बोल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट लेसन डिड लॉर्ड शिवा लर्न फ्रॉम द फार्मर। भगवान शिव, उनको हम लोग महाकाल भी बोलते हैं, भगवान शिव जी ने किसान उस कृषक से क्या मतलब क्या सीखा, क्या शिक्षा प्रदान करी, उन मतलब भगवान शिव जी ने उस किसान, उस कृषक से क्या शिक्षा ग्रहण करी, उनको क्या सीखने को मिला, उस किसान के मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से जो उसका
आप कह सकते हैं दृढ़ विश्वास था किसान का कि मैं मेहनत करूँगा, आज बारिश नहीं हो रही है, आज वर्षा नहीं हो रही है, आज वायु नहीं चल रहा है, क्या पता कल कल चलने लगे, तो मैं बैठ नहीं सकता, इतने सालों तक वेट नहीं कर सकता समय तक, क्योंकि मैं अपने काम को करता रहूँगा तो मुझे एक्सपीरियंस रहेगा, अनुभव रहेगा। तो यही सब किसान और शिव जी आपस में यह सब डायलॉग चलता रहता है, अर्थात बात विवाद संवाद होता रहता है। तो इस चीज़ पर आधारित यह प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज भोगी? भोगी क्या है, या भोगी हम लोग किसको कहते हैं? वेयर इट इज सेलिब्रेटेड, और यह कहाँ पर मतलब क्या कह सकते हैं आप, मनाया जाता है। सेलिब्रेट अर्थात मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं देख सेलिब्रेट को आप लोग कह सकते हैं मनाना, और एक तरीके से एन्जॉयमेंट करना, मतलब मनोरंजन करना, उत्साह में रहना, खुशियों में रहना, जॉयफुल मोमेंट्स को मतलब आप कह सकते हैं खुशियों के पलों को जीना भी, यह भी आप शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं सेलिब्रेटेड के लिए। पांचवा प्रश्न है राइटिंग असाइनमेंट के ए वाले पार्ट का आखिरी प्रश्न है, व्हाट हैपेंस ऑन द थर्ड डे ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन? पोंगल के पर्व के तीसरे दिन पर, तीसरे दिवस पर क्या क्या किया जाता है या क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग लास्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग राइटिंग असाइनमेंट के पार्ट बी को कवर करने की कोशिश करते हैं। राइटिंग असाइनमेंट का यहाँ पर पार्ट बी है, फाइंड द रीजन बिहाइंड द फॉलोइंग। निम्न के पीछे के कारणों का आपको क्या करना है, पता लगाना है, खोजना है। निम्न के पीछे के कारणों को, अर्थात यह क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण को आपको पता लगाना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्याली सी लिटिल गर्ल छोटी बच्ची मुनिया है, जो कि पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है बी वाले पार्ट में। मुनिया इज़ वेरी हैप्पी टूडे बिकॉज, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिकॉज she has four days holiday। आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आप बोलेंगे मुनिया बहुत खुश है आज, क्योंकि उसको 4 दिवस का क्या हुआ, छुट्टियाँ अवकाश प्रदान कर दी गई हैं विद्यालय के प्रशासन की तरफ से, या विद्यालय की तरफ से आप बोल सकते हैं। बस इतना ही आप लिखवा सकते हैं अपने बच्चों को, और हिंदी में ऐसे समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है doorways आर डेकोरेटेड विथ कलरफुल डस्ट डिजाइंस बिकॉज, यहाँ पर डस्ट जो है इस डस्ट डिजाइंस अर्थात एक तरीके से क्या होता है, जैसे धूल इकट्ठा हो जाती है, कहीं पर धूल की परत इकट्ठा हो जाती है, तो क्या होता है आप वहाँ पर जब झाड़ू लगाते हैं तो वो परत हटती है, तो एक मोटी लेयर बन जाती है, एक मोटी सी परत बन जाती है, जिसको कि हम लोग धूल का क्या कहते हैं, डस्ट का लेयर कहते हैं, धूल की जमावट कहते हैं। तो यहाँ पर धूल की जगह क्या होता है, कलरफुल डस्ट आपने बोला है। धूल धूल क्या होता है, एकदम बारीक सा पाउडर जैसा होता है, और जो रंगोली होती है वह भी बहुत बारीक से पाउडर जैसी ही होती है, लेकिन वह क्या होती है, वह रंग बिरंगी होती है। तो इसलिए यहाँ पर कलरफुल डस्ट डिजाइन से यहाँ पर फ्रेज का प्रयोग किया गया है। और जहाँ पर प्रवेश किया जाता है घर में, गृह में, दरवाजे के बाहर, वहाँ पर दरवाजे के सामने हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगी रंगोली, जिसको कि आप क्या कह सकते हैं, आप कुमकुम कह सकते हैं, या अबीर कह सकते हैं, या गुलाल कह सकते हैं, कई कई नामों से हम लोग इन रंगों को बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो इन रंगों का प्रयोग करके आप अपने घर के सामने बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर आकर्षक, मन को मोह लेने वाली, जिसको कि हम लोग मनमोहक कह सकते हैं, ऐसी ऐसी आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं, कोलम्स कहते हैं तमिलनाडु में। तो यहाँ पर बनाया जाता है, इन कोलम्स को दरवाजे के सामने, प्रवेश कर द्वार के सामने क्यों बनाया जाता है, तो यहाँ पर वही है, डोरवेज आर डेकोरेटेड विथ कलरफुल डस्ट डिजाइन बिकॉज, तो यहाँ पर बिकॉज इट आप सिंपल लिखवा सकते हैं, बिकॉज इट इज पोंगल फेस्टिवल, बिकॉज इट इज पोंगल फेस्टिवल, क्योंकि पोंगल का त्यौहार होता है, तो क्योंकि पोंगल का त्यौहार पर्व मनाया जाता है, तो इसलिए डेकोरेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बी वाले पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग लैंग्वेज स्किल को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज
स्किल स्किल मतलब होता है कला कौशल, मतलब आप और तरीका आप कह सकते हैं। आप किसी चीज़ को कितना जानते हैं या कितना समझते हैं, किसी भी बात को, किसी भी समय को, किसी भी घटना को आप किस परिस्थिति को किस प्रकार से डील करते हैं, किस प्रकार से उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं या उसके साथ उस परिस्थितियों का सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं, इसी को हम लोग कला कौशल कहते हैं, या जीवन जीने की कला शैली आदि कुछ भी कह सकते हैं स्किल को। लैंग्वेज अर्थात भाषा। तो जब आप किसी भी मतलब सिचुएशन में हैं, किसी भी परिस्थिति में, उस समय आप अपनी भाषा को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि आप देखिए क्या होता है, आप सिचुएशन में है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती करी, तो आप दो सिचुएशन में डील्स कर सकते हैं। पहली सिचुएशन यह होगी कि आप अपने पेरेंट्स से मतलब आप अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें, तो आपके माता पिता आपको माफ़ भी कर सकते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रू सेंस वाली फीलिंग रखती है, अर्थात ईमानदार है, सच के साथ रहना पसंद करती है, तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राइड कर सकते हैं और आपको माफ़ कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक या रूडली, बहुत ही ज़्यादा घमंड में या के साथ चिल्ला कर बात कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपके पेरेंट्स तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे उस समय, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्रेम करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेरेंट्स अगर किसी को प्यार करते हैं तो वो अपने बच्चों को ही, जो कि सेल्फलेस होता है, अर्थात बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। बाकी दुनिया तो सब मतलब किसी ना किसी मतलब स्वार्थ से प्रेम करती है या दिखावा करती है। तो यहाँ पर इसी को हम लोग लैंग्वेज स्किल कहते हैं। तो माता पिता के हृदय हार्ट को बहुत तकलीफ होगी कि उनका बच्चा उनको ऐसा बोला है, जो कि उनकी पूरी लाइफ ही अपने बच्चों के राउंड सराउंड ही रहती है, अर्थात बच्चों पर ही टिकी रहती है। माता पिता का पूरा जीवन आप देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकती हैं या कर सकते हैं कि आपकी जो माता जी होंगी, उनका पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल आप नोटिस करेंगे तो बस आपको संभालने में ही निकल गया। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को आपके ऊपर स्पेंड कर दिया, तो भी आप ने अभी तक उनको कुछ भी नहीं दिया, तो भी वो बिना सेल्फ लेस अर्थात बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम कर रही हैं। लेकिन तो भी यहाँ पर आपने क्या किया, अपनी भाषा का जो प्रयोग किया, तो उससे क्या हुआ, उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने आपको गुस्सा नहीं किया, आपको कुछ कहा नहीं। तो यहाँ पर दो सिचुएशन अराइज हो गया, दो सिचुएशन हम लोगों के सामने आ गया कि अगर जो बच्चा गुस्से वाला होगा तो वह क्या करेगा, अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा बर्ताव करेगा, तो उसकी लैंग्वेज स्किल क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हार्श होगी, बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं दिल को चोट पहुंचाने वाली होगी, हृदय विदारक होगी, मतलब दिल को, हृदय को पीड़ा देने वाली होगी। और एक सिचुएशन ऐसा होगा जिसमें बच्चा स्वीकार कर ले, अपने माता पिता से माफ़ी मांग ले, उनके गले से लग जाए, एम्प्रेस कर ले, जिसको कि पहला जो शब्द हम लोग सीख रहे थे वर्ल्डपीडिया में वो हग्ड था। तो बच्चे अपने माता पिता से लग के माफ़ी मांग ले, अपने माता पिता के सीने से, गले से लग के, तो पेरेंट्स को बहुत ठंडक भी महसूस होगा, खुशी भी महसूस होगी। और यहाँ पर बच्चे का लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल क्या होगा कि बच्चे ने माफ़ी मांग लिया। तो यहाँ पर लैंग्वेज स्किल से आपका पूरा लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। तो लैंग्वेज स्किल लाइफ में बहुत मैटर करता है कि आप किसी से किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं, मतलब बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यह डिपेंड करता है आपके लाइफ के सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट स्किल को, जिसको कि हम लोग लैंग्वेज स्किल कहते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज स्किल में पार्ट ए है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है उनको आपको भरना है। जो क्रॉस वर्ड पजल है, मतलब ऐसे शब्द दिए हैं जो कि लगभग लगभग समान उच्चारण रखते हैं। और पजल को हिंदी में हम लोग कहते हैं रहस्य, गूढ़ या पहेली, आप कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अक्रॉस मतलब होता है, यहाँ पर अक्रॉस मतलब होता है ऐसे, और डाउन मतलब होता है ऐसे। अक्रॉस आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पार से उस पार जाना, और डाउन मतलब नीचे जाना, ऊपर से नीचे जाना, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल भी बोल सकते हैं। अक्रॉस को हम लोग हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज भी बोल सकते हैं, या लेटी हुई और खड़ी हुई दिशा में जाना, आप ये भी बोल सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं अक्रॉस वाले में यहाँ पर हम लोगों के पास पास हैं 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12। तो आई नीड, आई नीड, तो यहाँ पर दो शब्द है, वुड, वुड,
तो यहाँ पर वुड जो है यह नहीं होगा क्योंकि यह एक हेल्पिंग वर्ब है, तो आई नीड वुड होगा। मतलब मुझे एक ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? वुड की, लकड़ी की ज़रूरत है, लकड़ी के टुकड़े की ज़रूरत है। तो आई नीड वुड, क्योंकि नीड यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है ही एक तरीके से, तो यहाँ पर ये वुड प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर वुड शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वुड मतलब होता है चाहिए, और वुड का यहाँ पर अर्थ होता है, इसका मतलब लकड़ी, एक लकड़ी का टुकड़ा, लठ जिसको बोलते हैं, डंडा भी बोल सकते हैं। तो आई नीड वुड, WOOD। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो हम लोगों के पास है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग फिल कर लेंगे WOOD। तो यहाँ पर हम लोग वुड फिल कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो पांचवा पार्ट है, पांचवें पार्ट में हम लोगों के पास यहाँ पर है आई डैश उपमा, एट एट एट। एट मतलब होता है पर, जैसे समय पर पहुँच जाना, अराइव ऑन टाइम, या किसी स्थान पर पहुँच जाना, अराइव ऑन टाइम एट स्कूल, मतलब विद्यालय समय पर पहुँच जाना, ये भी बोल सकते हैं। तो वह एट होता है एक तरीके से प्रीपोजिशन है, मतलब किसी भी स्थान, पोजीशन के पहले वाले जो वर्ड होते हैं यूज करते हैं हम लोग, उनको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं शब्दों को। तो यहाँ पर एट नहीं होगा। एट मतलब होता है आठ, जिसको कि संस्कृत में हम लोग अष्टम बोलते हैं, अष्टक बोल सकते हैं आप। और एट मतलब खा लिया या खा ली, मतलब ये सेकेंड फॉर्म है, वो काम किया जा चुका है। और उपमा क्या है? उपमा एक व्यंजन है, एक मतलब आप कह सकते हैं डिश है। व्यंजन को हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग डिश कहते हैं। तो उपमा डिश है, तो उसको तो खाया ही जा सकता है, तो इसलिए एट यहाँ पर प्रयोग होगा, जो मिडिल वाला वर्ड है। तो आई एट। तो पांचवें वाले पार्ट में हम लोग एट फिल करेंगे, तो हम लोग फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पांचवा वाला हम लोगों के पास यहाँ पर है, तो हम लोग फिल कर लेते हैं ATE। तो हम लोगों ने 8 फिल कर लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं 7 वाले को। 7 वाले में यहाँ पर हम लोगों के पास है वैग योल। वैग मतलब होता है हिलाना या डुलाना, एक तरीके, एक दिशा से दूसरी दिशा में कोई चीज़ हिलाना डुलाना, या मतलब कह सकते हैं उसको मंडराना, इधर उधर, मतलब आप कह सकते हैं इस दिशा से उस दिशा में उसको फेंकना या हिलाना डुलाना, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो वैग योल, यहाँ पर दो शब्द हम लोगों के पास है। एक टेल है, टेल मतलब होता है कहानी, कथा, कहानी कथा। आप टेल मतलब बोल सकते हैं, कथा भी बोल सकते हैं, कहानी भी बोल सकते हैं, या किंवदंती भी बोल सकते हैं। टेल का अर्थ होता है। और दूसरा जो शब्द है वह है टेल। टेल मीन्स हम लोग जानते हैं पूंछ होती है, या पीछ लगा भी आप बोल सकते हैं, जो पीछे पीछे हमेशा लगा रहता है उसको हम लोग पीछ लगा टेल बोलते हैं। तो टेल यहाँ पर पूंछ के सेंस में बात हो रही है। तो वैग योर टेल मतलब अपनी पूंछ हिलाओ। जैसे आपके घर में अगर डॉगी होगा, तो डॉगी लोग अपने मालिक को बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा सा भी उनको प्यार कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, तो वो बहुत हमेशा खुश रहते हैं अपने मालिक के ऊपर। जब भी मालिक आता है या मालकिन आती है उनके डॉग्स की, तो वो क्या होता है, उनके ऊपर लिपट जाते हैं, उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और खुशी में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं वो डॉग्स। तो उस समय अपनी पूंछ को वो लोग बहुत ही ज़्यादा तेज गति से इधर उधर हिलाने लगते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं वैग योर टेल, अपनी पूंछ हिलाओ। तो डॉग के साथ बहुत सब फन करता है, हम लोगों के घर पे भी डॉग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो वैग योर टेल, यहाँ पर टेल हो जाएगा, हम लोग टेल शब्द, सॉरी यहाँ पर नहीं, 7 वाले में टेल शब्द को प्रयोग करेंगे। तो 7 में हम लोग टेल फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 हम लोगों के पास है TAIL। तो हम लोगों ने टेल फिल कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर 7 के बाद 9 वाले पार्ट को फिल करने की कोशिश करेंगे। पू इज क्यूट। पू एक नाम है, जैसे कि आपने कार्टून भी देखा होगा, एक पू करके कोई कार्टून आता है जिसमें कि एक छोटा सा येलो भालू रहता है, भालू का बच्चा जैसा क्यूट सा रहता है। ने कभी देखा हुआ है, तो मुझे पूरा नहीं याद है अब, तो इसलिए यहाँ पर पू एक नेम है। इज ए क्यूट, यहाँ पर है बियर। बियर, बियर जो शब्द है वह भालू को डिनोट करता है। जैसा कि मैंने बताया एक कार्टून भी है जिसमें एक छोटा सा प्यारा सा येलो कलर का भालू रहता है, उसका नाम पू ही रहता है।
तो कहीं पर भी पूर्ण शब्द आए तो आप इसको हमेशा भालू से संबंधित करिएगा, कॉमन सेंस लगाकर। बेयर मीन्स होता है नंगे पैर, मतलब बिना कुछ पहने, या मतलब केवल ज़रूरी नहीं है कि आप पैर की ही बात करें, नंगे पैर होना या नंगी आँख होना। जैसे कि बहुत लोग गॉगल्स पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो जब वो नहीं लगाते तो बेयर आइज होते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं नंगी आँखें या खुली आँखें। जैसे कि आप इंसेक्ट्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को नहीं देख सकते अपनी आँखों से, तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जो कि माइक्रोस्कोप से भी बहुत ज़्यादा लाख गुना मतलब छोटी वस्तुओं को भी हम लोगों को दिखा सकता है, जीवाणुओं को दिखा सकता है, वायरसों को, विषाणुओं को दिखा सकता है। तो क्या यहाँ पर बेयर मतलब होता है नंगी आँखों से, मतलब कोई बीच में कोई परत नहीं होना, कोई बीच में, एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई यहाँ पर परत को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं लेवल, बीच में ऐड नहीं करना, कोई भी बीच में मतलब वस्तु को बीच में नहीं लाना या बीच में किसी भी चीज़ को नहीं लाना, तो इस स्थिति को हम लोग बेयर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले पार्ट में, 9 वाले पार्ट में बियर शब्द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बियर फिल कर लेंगे, BEAR, बियर मीन्स भालू। तो यहाँ पर हम लोग 9 में बियर फिल कर लेते हैं। मैंने बियर आपको समझा दिया, तो 9 में यहाँ पर हम लोग बियर फिल कर लेते हैं, BE, सॉरी। तो हम लोगों ने 9 वाले को फिल कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर 10 वाले को फिल करते हैं। 10 वाले में हम लोगों के पास है ही डैश द स्टोन्स इनटू वाटर। तो थ्रू और थ्रू मीन्स फेंक दिया, या यहाँ पर ये क्या है, थ्रू जो है वो थ्रो से बना हुआ है। थ्रो का सेकेंड फॉर्म है। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, या फेंकता है, फेंकती है। थ्रू मीन्स फेंक दिया या फेंक दी। थ्रू मीन्स से, जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो उसको कहेंगे थ्रू द रोड। तो और अगर आपने, जैसे मान लीजिए मान लीजिए नदी है, नदी में आप यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर पत्थर फेंक रहा है, ऐसे पत्थर फेंक रहा है, तो फेंक दिया है उसने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ही थ्रू स्टोन्स इनटू द वाटर। वह नदी में पत्थर फेंकता है या फेंकती है, अगर सी आप यूज़ करेंगे तो थ्रू मीन्स फेंकता है या फेंकती है, या फेंकते हैं। और थ्रू मीन्स मान लीजिए कोई रास्ता है, कोई जगह है, वहाँ से आप गुजर रहे हैं, तो उसको हम लोग थ्रू बोलेंगे। या के जरिए, जैसे मान लीजिए ये एक स्पेस है और कोई बंदा यहाँ पर है, कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो इधर इस जगह से होते हुए इधर वाले पार्ट को पूरा देख रहा है, तो ये थ्रू हो गया। अर्थात एक रास्ते से होकर गुजरना, क्योंकि वो इसी रास्ते से होकर देख रहा है, तो थ्रू मीन्स किसी रास्ते की बात होती है, और थ्रू मीन्स फेंकना। तो ही यहाँ पर थ्रू, क्योंकि वो पत्थर फेंक रहा है, स्टोन्स मीन पत्थर, इनटू द वाटर, नदी में, जल में, तो यहाँ पर थ्रू शब्द को हम लोग फिल करेंगे। तो 10 वाले में हम लोग थ्रू फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थ्रू फिल कर लेते हैं, THREW। अब हम लोग 11 वाले पार्ट को देख रहे हैं। यहाँ पर है आई डैश माई बस मिस्ड मीन्स होता है कि छूट गया, या मतलब पीछे रह गया, मतलब वह व्यक्ति पीछे रह गया और जो बस है, जो उसका वाहन है, वह आगे निकल गई यहाँ पर। और जो दूसरा शब्द है मिस्ट मीन्स होता है, आप कह सकते हैं कोहरा, फुहार, जैसे रिमझिम सा, या धुंधला धुंधला सा जब दिखाई देने लगता है ठंड के दिनों में, तो उसी को हम लोग मिस्ट कहते हैं, कोहरा या फुहार कह सकते हैं। जब छोटी छोटी पानी की बूंदें, ओस की बूंदें जम जाती हैं, तो उसी को हम लोग मिस्ट कहते हैं, या कोहरा, फुहार कह सकते हैं आप। तो और मिस्ड मतलब जैसे आपके फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा है, आप उठा नहीं पाए, आप कहीं दूर हैं, आप सुन रहे हैं, जब से आप पहुँच रहे हैं तब से वह क्या होगा, कट गया, तो उसी को हम लोग मिस्ड कहते हैं। मिस्ड कॉल अर्थात आपसे छूट गया या पीछे रह गया आपसे, या आप कह सकते हैं कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, पीछे रह गया या आगे निकल गया, आप कुछ भी कह सकते हैं। या जिसको कि आप कहते हैं कॉल कट गया, या फ़ोन आ रहा था, मैं रिसीव नहीं कर पाया, आप कई शब्दों से उसको मतलब क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में 11 वाले पार्ट में मिस्ड होगा, मिस्ड नहीं होगा। 12 वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। वाटर टाइनी, इसको हम लोग टाइनी बोलते हैं। टाइनी मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म। यहाँ पर जो शब्द है पेल और पेल, तो यहाँ पर जो पहला वाला शब्द है इसका अर्थ होता है पीलापन, चेहरे पे पीलापन, या बहुत ज़्यादा थकी हुई सी दशा में रहना, बहुत ज़्यादा थका हुआ, कमज़ोर, बहुत ज़्यादा मायूस, टूटा सा, हारा सा, इस अवस्था में रहना, ऐसे एक्सप्रेशंस में रहना, तो ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाना। तो इस वाले पार्ट के लिए हम लोग जो शब्द है वह ये यूज़ करते हैं, पेल। तो यहाँ पर दूसरा जो शब्द है वह है पेल। ये जो दूसरा शब्द है पेल, इसका अर्थ होता है कि कोई बाल्टी या घड़ा या कोई पात्र, बर्तन भी बोल सकते हैं। मतलब जिसमें कि हम लोग किसी भी चीज़ को रखते हैं, स्टोर करते हैं, उसको हम लोग पेल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग क्या कहेंगे, वाटर कितना छोटा बर्तन है, कितना छोटा पात्र है। तो यह तो है नहीं, ये वाले पार्ट को मैंने अच्छे से समझा दिया कि यह एक स्थिति, सिचुएशन को प्रदर्शित करती है। तो सिचुएशन को तो आप बता नहीं सकते कि जैसे लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या बहुत छोटी प्रॉब्लम है। जैसा लोगों का सोचने का स्टाइल होगा वैसा उनका प्रॉब्लम होगा। किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम छोटी भी लगेगी, किसी को छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगेगी। तो उसके स्टाइल, सोचने के स्टाइल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कितना छोटा यह बर्तन है, यह सही मतलब यहाँ पर सेट हो रहा है। तो हम लोग पेल शब्द का यूज करेंगे, जो कि दूसरा वाला पार्ट है। तो 12 में पेल और 11 में हम लोग मिस्ड। तो हम लोग फिल कर लेते हैं यहाँ पर 11 12 को। तो 12 को फिल कर लेते हैं PAIL, और 11 में हम लोग मिस्ड फिल कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने पूरा यहाँ 12 तक कवर कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर डाउन वाले पार्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो डाउन में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हम लोग कवर करते हैं। ये एक्सप्रेशन 3 की बुक है, आप देख रहे हैं, जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन की बुक है। कई के कमेंट्स या मतलब पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया, जब पहले ग्रुप टेलीग्राम्स के मैंने ग्रुप बनाए थे या अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया था, तो बहुत कॉल्स आते थे, इसलिए मैंने कॉमेंट्स में अपने फ़ोन नंबर को मतलब देना बंद कर दिया। और टेलीग्राम ग्रुप में भी क्या था, टीचर्स कोऑपरेट नहीं करते थे, सबको बस आंसर ही चाहिए हुआ करता था। क्योंकि इतने लोग ग्रुप में ऐड हो गए थे, तो सब टीचर अगर चाहते तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे कई सब्जेक्ट में। लेकिन टीचर्स क्या है, आप जो भी उस ग्रुप में ऐड थे, वो सब बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं आप, एक तरीके से लेजी हो गए थे। सबको बस मतलब पूरे तरीके से मेरे ऊपर ही डिपेंड करना था। आपको समझना चाहिए कि मेरे पास भी बहुत काम होता है, मुझे भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सपने हैं, ड्रीम्स हैं, जो कि मैं अचीव करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे भी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, घर का भी काम होता है। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के सभी ग्रुप्स को डिलीट कर दिया, और उसके बाद मैंने कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर्स को भी प्रोवाइड करना बंद कर दिया। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दो पार्ट को, डाउन वाले को। इट इसको हम लोग इट्स बोलते हैं। यह कि क्या होता है, इट का एक कॉमन फॉर्म है, अर्थात मिला हुआ रूप है। इट कूल, कूल मीन्स ठंडा या ठंडा। वेदर, वेदर मीन्स होता है जब कि। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि मैं वहाँ जाऊँगा जबकि मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े होंगे। कई बार गर्ल्स या बॉयज़ कंप्लेन करते हैं अपने पेरेंट्स को, बहस करते हैं कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मेरी सहेलियाँ अच्छा पहन कर आएँगी, मुझे चिढ़ाएँगी, टीज करेंगी, कमेंट करेंगी। तो इस वजह से, तो ये हो गया वेदर। तो आप कई बार बोलते हैं मैं वहाँ तभी जाऊँगी जब मेरे पास अच्छे कपड़े होंगे, या तभी या जब की, तो इसके लिए वेदर शब्द का प्रयोग होता है। तो पहला वेदर है, वेदर मतलब होता है मौसम। एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। तो वेदर मतलब होता है मौसम, जो हर समय हर सेकेंड जो बदलता रहता है, एटमॉस्फेयर में जो बदलाव होता है उसको हम लोग वेदर कहते हैं। और जो एक लॉन्ग पीरियड में एटमॉस्फेयर में चेंज होता है उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। तो यहाँ पर वेदर शब्द यूज होगा पहले वाले में। इट इज कूल वेदर, या ठंडा मौसम है, या ठंडी के दिनों का समय है। आप कुछ भी मतलब बस समझा सकते हैं बच्चों को। यहाँ पर जो दूसरा है वह है मेल मीन्स होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई संदेश भेजते हैं
एक विशेष फॉर्मेट में, एक स्पेशल फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग लेख के तौर तरीकों से सुसज्जित एक विशेष प्रकार का लेख जब हम लोग भेजते हैं तो उसको हम लोग मेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको कि ईमेल हम लोग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल मेल है तो संदेश हो गया। तो यहाँ पर यह लिखित होता है, लिखित संदेश होता है। और मेल मीन्स होता है यहाँ पर पुरुष जाति को यह प्रदर्शित कर रहा है यह शब्द। तो यहाँ पर पुरुष जाति के विषय में तो बात नहीं हो सकती, तो मेल आप लिखेंगे, मेल इज डन, अर्थात संदेश भेज दिया गया है, संदेश पूर्ण हो गया है। तो यहाँ पर पहले में क्या होगा, वेदर, दूसरे में मेल। तो हम लोग फिल कर लेते हैं डाउन में। तो हम लोग फिल करते हैं, पहले में वेदर हम लोग फिल करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला हम लोगों का यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर फिल हो गया पूरा। W वाले में देख रहे हैं आप, वेदर है। तो यहाँ पर W तो पहले से ही बना है, तो हम लोग लिखते हैं E, उसके बाद A, T पहले से ही बना है, यस, और E फिल करते हैं। R तो पहले से ही बना है। तो हम लोगों का वेदर हो गया, यहाँ पर वेदर हो गया हम लोगों का। और दूसरे वाले में क्या है, मेल है। तो दूसरे वाले को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यम, A पहले से ही है, I और L पहले से ही, तो मेल भी हो गया। अब हम लोग तीसरे वाले पार्ट को देख रहे हैं। तीसरे वाले में है सीड और यहाँ पर डैश है। तो बी क्या है, बी एक हेल्पिंग वर्ब है और बी मीन्स होती है मधुमक्खियाँ। तो सी द बी, यहाँ पर कोई कह रहा है कि मधुमक्खियों को देखो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी फिल करेंगे। तो यहाँ पर तीसरे वाले में हम लोग बी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरे वाले को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बी होगा, एक ही पहले से ही है, दूसरा ही आप फिल कर लीजिए। कई कई जगह कैपिटल मैंने फिल कर लिया, तो आप यहाँ पर केवल पहला लेटर कैपिटल कीजिएगा, बाकी सबको स्मॉल कीजिएगा, या सभी लेटर्स को कैपिटल कर दीजिएगा अगर आप कर रहे हैं तो। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ वाले पार्ट को। फोर्थ वाले में द डैश इट डार्क एंड चिल, नाइट, नाइट मीन्स होता है सिपाही या सैनिक, लड़ाकू या लड़ाका आप कह सकते हैं, या सामना करने वाला या करने वाली। और नाइट मीन्स होती है रात्रि, रात का समय, अंधेरे का समय, पल समय आप कह सकते हैं। नाइट मतलब रात को डिनोट कर रहा है, रात के समय को डिनोट कर रहा है। जब सूर्य की रोशनी धरती पर पृथ्वी के किसी क्षेत्र पर नहीं पड़ती तो उसको हम लोग नाइट की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर यह एक ड्यूरेशन है, एक समय सीमा है नाइट। तो नाइट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नाइट के बारे में बात हो रही है कि जो रात है वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरी है और बहुत ही ज़्यादा चिल, मतलब बहुत ही ज़्यादा रहस्यों से भरी हुई है या खतरनाक है। बहुत मतलब ऐसी क्षेत्र के बारे में आप बोल सकते हैं कि बहुत डरावनी है। चिल मतलब जो होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, या आप बहुत ज़्यादा किसी को डरा दें, या कोई आपको डरा दे, या आप किसी को बेवकूफ़ बनाए कि वहाँ मत जाओ वहाँ भूत है, तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग कहते हैं चिल। तो यहाँ पर डार्क और चिल मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरी है, डरावनी भी है, आप ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट होगा फोर्थ वाले में। तो हम लोग फोर्थ वाले में नाइट फिल कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फोर्थ वाला पार्ट यहाँ पर है, ये देख रहे हैं आप। तो हम लोग नाइट फिल करते हैं। तो यन, आई पहले से ही है, जी आप फिल कर लीजिए, एस फिल कर लीजिए, टी पहले से ही है। तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर सिक्स वाले पार्ट को देख रहे हैं। यहाँ पर फिफ्थ वाला पार्ट हम लोगों ने ऊपर कवर किया हुआ है, जो कि है यहाँ पर थ्रू में, थ्रू वाले पार्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं थ्रू, यहाँ पर थ्रू सॉरी अक्रॉस वाले पार्ट में आप देख रहे थे। तो अब हम लोग डाउन वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो अब हम लोग सिक्स वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। सिक्स और सेवन, एट को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिल करेंगे। तो सिक्स और एट में है लुक एट हेयर, हेयर मीन्स होता है खरगोश, और हेयर मीन्स होता है आपके केस, आपके बाल। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं थ्रू द पीस मीन्स होता है टुकड़ा या किसी भी वस्तु का खंडित भाग, टूटा फूटा भाग। और पीस मीन्स होता है शांति, मतलब जहाँ बहुत हल्ला गुल्ला ना हो, एकदम शांति हो, वातावरण शांत हो, समझदारी भरा समय हो।
तो उसको पीस कहते हैं। जैसे मान लीजिए झगड़ा हो रहा है तो कोई व्यक्ति आके कहे कि शांति बनाए रखो, वहाँ पर वो शांति स्थापित करवाता है, तो उसको हम लोग PEACE से डिनोट करते हैं, पीस बोलते हैं। और जहाँ पर PIECE होता है वह मतलब टूटा फूटा बिखरा हुआ सा सामान का कोई एक भाग होता है, तो उसको पीस कहते हैं। तो जैसे क्या होता है, कहते हैं जो कांच का टुकड़ा है, पीस है, शीशे का एक टुकड़ा है, उसको फेंक दो, नहीं आपको चोट लग सकती है। तो यहाँ पर पीस यूज होगा एट में। और लुक एट हेयर, खरगोश को देखो। यहाँ पर कोई कह रहा है खरगोश को देखो, खरगोश बहुत क्यूट लगते हैं लोगों को, तो पेट भी बनाते हैं बहुत लोग, तो कहते हैं खरगोश को देखो और थ्रो द पीस, टुकड़े को फेंक दो। तो हेयर और पीस हम लोग फिल कर लेते हैं। तो हम लोग हेयर और पीस फिल कर लेते हैं। तो हेयर यहाँ पर हम लोग फिल कर लेते हैं। तो हेयर हम लोगों का किस में था, हम लोगों का हेयर 6 में है। तो 6 में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं SAR, पहले से ही पी ले। और हम लोग P8 में पीस को देख रहे हैं। तो 8 वाला पार्ट हम लोगों का यहाँ पर देख रहे हैं। 8 वाला पार्ट कहाँ पर है हम लोगों का, 8 वाला पार्ट यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे हैं 8 वाले पार्ट को। तो ये रहा हम लोगों का 8 वाला पार्ट, यहीं पर है, छुप गया है। तो PIEC, ये C है, और E ये पहले से ही फिल है बाकी। तो हम लोगों ने फिल कर लिया। तो इस तरह हम लोगों ने इस पजल को, इस पहेली को पूर्ण कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज स्किल के बी वाले पार्ट को देख रहे हैं। उसको देखने से पहले यहाँ पर हम लोग एक फिगर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, चित्र को समझने की कोशिश करते हैं। ये वही स्टोरी से संबंधित है, कहानी से संबंधित है, वही चित्र यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। अर्थात यहाँ पर भी उसको प्रदर्शित किया गया कि दादी माँ है मुनिया, उनके गले से लगी हुई है, बड़ी प्याली सी खुश लग रही है उनकी। यहाँ पर दादी माँ भी खुश हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं ये नानी माँ ही हैं, क्योंकि जो नानी माँ होती हैं वो अपनी बेटियों के बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, और जो दादी माँ होती हैं वो अपनी बेटियों के बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है, तो यह नानी माँ आप बोल सकते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड, लैंग्वेज स्किल में जो बी वाला पार्ट है, रीड एंड अंडरस्टैंड, अर्थात पढ़िए, समझिए और एंजॉय करिए, अर्थात खुशी मनाइए अपने बच्चों के साथ, अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना और एंजॉय करते हैं इस पार्ट को। तो मुनिया रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल, मुनिया विद्यालय से लौट आती है। शी हग्ड हर ग्रैंडमा, वो अपने दादी माँ को गले से लगा लेती है, उनका आलिंगन कर लेती है। रिटर्न्ड एंड हग्ड, लौट आती है और हग्ड अर्थात गले से लगा लेती है, आलिंगन करती है। यह क्या है, यह एक काम को प्रदर्शित करें। लौट आई अर्थात वो आने का काम कर रही, लौट आने का काम कर रही है। तो रिटर्न हो गया, एक एक्शन वर्ड है, काम करने वाला शब्द है, काम को प्रदर्शित करने वाला शब्द है, एक्शन को डिनोट करने वाला शब्द है। हग्ड मतलब गले से लगा लेती है, गले लगाने का काम करती है मुनिया, तो यह भी एक एक्शन वर्ड है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स, इन्हें हम लोग क्रिया मतलब कर्म करने वाला शब्द भी बोलते हैं, तो इनको हम लोग क्रिया भी बोलते हैं। व्हेन अ वर्ब एंड्स विथ IED इट इज कॉल्ड टू बी इन पास्ट, जब कोई भी काम करने वाला शब्द होता है उसके लास्ट में DED या IED जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पास्ट में, अर्थात भूतकाल वाला। वह क्या होता है, भूतकाल को डिनोट करता है, भूतकाल के समय को प्रदर्शित करता है, तब वह क्रिया वाला शब्द, अर्थात काम को प्रदर्शित करने वाला शब्द। इट मीन्स द वर्क इज डन, और इसका अर्थ होता है कि वह कार्य, जो उस कार्य को प्रदर्शित करने वाला शब्द है, वह कार्य किया जा चुका है, अर्थात पूर्ण हो चुका है। तो अब हम लोग आगे देख रहे हैं। नाउ ऑब्जर्व हाउ टू मेक पास्ट फॉर्म ऑफ वर्क, और अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व करिए कि किस प्रकार काम के शब्दों का जो फॉर्म होता है, रूप होता है, उसको हम लोग पास्ट अर्थात भूतकाल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अर्थात बनाते हैं। वर्ब्स एंडिंग विथ ई, जो काम को प्रदर्शित करने वाले शब्द, क्रिया वाले के शब्द होते हैं जो कि ई से लास्ट में खत्म होते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, उनमें हम लोग
या तो डी बढ़ाते हैं या तो आई ई डी, या सॉरी यहाँ पर तो डी ही बढ़ा है तो हम लोग डी ही देख लें। जैसे क्लोज में हम लोगों ने डी बढ़ा दिया, क्लोज हो गया। डाई में हम लोगों ने डी बढ़ा दिया, डाइड हो गया। वर्ब्स एंडिंग विथ वावेल प्लस वाई, जहाँ पर लास्ट में वाई होता है और उसके पहले एक वावेल आता है, तो उसका हम लोग पास्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं प्ले और ई डी बढ़ा लेते हैं। तो प्ले में प्लेड, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट वाला वर्ड वाई है, उसके पहले ए आ रहा है जो कि वावेल है। यहाँ पर ट्राई, लास्ट वाला वर्ड यहाँ पर देखिए, लास्ट वाला वर्ड यहाँ पर क्या है, वाई है और उसके पहले यहाँ पर आर है। तो आर तो हम लोगों का ए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वावेल क्या होता है, ए आई ई ओ यू। तो यहाँ पर वावेल में हम लोगों का आर तो नहीं आ रहा है, लेकिन तब पर भी इसमें ई डी ऐड हो गया है। अगर वावेल हट रहा है तो भी यहाँ पर ई डी ऐड हो गया। ट्राइड, ट्राई का सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होता है ट्राइड। तो यहाँ पर वर्ब्स एंडिंग विथ वावेल तो प्लस वाई, तो यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस या स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये ट्राई शब्द तो नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ट्राई में भी लेकिन ईडी यूज होता है, वाई हटता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो वर्ब्स एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, बाकी 25 बचे हुए जो वर्ण लेटर्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं बाकी सबको वावेल्स कहते हैं। तो पांच वावेल्स होते हैं, इन सबको वावेल्स कहते हैं, ए ई आई ओ यू को, जिनको कि हिंदी में लोग स्वर कहते हैं। 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं जिनको कि इंग्लिश में लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसे कि बी सी डी एफ, ये सब कॉन्सोनेंट हैं आपके। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो वर्ब कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं और उस सॉरी वाई से एंड होते हैं उसके पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैरी, कैरिड हो गया। जैसे यहाँ पर वाई से एंड हो रहा है उसके पहले आर है तो कैरिड हो गया। स्टडी, वाई से एंड हो रहा है उसके पहले कॉन्सोनेंट हो गया तो आई ई डी भी ऐड कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर वावेल से एंड हो गया है और लास्ट में वाई है उसके पहले वावेल है तो यहाँ पर ई डी यूज हो रहा है। लास्ट में वाई है उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो भी ई डी यूज हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए लास्ट में वावेल है उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो ई डी यूज हो रहा है। तो अगर यहाँ पर एक दूसरा कोई शब्द हम लोग बनाए जो कि लास्ट में वाई है और उसके पहले वावेल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं जैसे कोई वर्ड सोचते हैं, जैसे टॉय, जैसे टॉय लेते हैं, टॉय, सॉरी टॉय तो एक खिलौना हो गया, एक्शन वर्ड नहीं है। रीड, एंजॉय, हाँ जैसे एन्जॉय लेते हैं, जैसे एन्जॉय लेते हैं, एन्जॉय शब्द जो है यहाँ पर एक शब्द ध्यान में आया, तो एन्जॉय क्या है, लास्ट में वाई है उसके पहले देखिए वावेल है, तो एन्जॉय का सेकंड फॉर्म क्या होगा, एन्जॉयड होगा। देखिए ई डी बढ़ा लिया गया, तो यहाँ पर ई डी बढ़ा लिया गया। तो अब हम लोग ये वाला देख रहे हैं, वर्ब्स एंडिंग विथ वावेल बिफोर कॉन्सोनेंट, ऐसे शब्द क्रिया वाले शब्द या काम को प्रदर्शित करने वाले शब्द जो कि क्या होते हैं, जो कि वावेल से ख़त्म होते हैं और उनके पहले कॉन्सोनेंट होता है। जैसे हॉप, हॉप का सेकेंड फॉर्म हॉप्ड होता है। हॉप मतलब होता है फड़फड़ाना या जोर जोर से हिलाना, जैसे पंछी अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, हॉप्ड करते हैं, मतलब क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से हिलाते रुलाते हैं दोनों साइड, तो अब वो वायु में क्या करते हैं, वायु में उड़ान भर पाते हैं। वेब, वेब मीन्स जाली, जाल जैसा या नेट जैसा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा संरचनाएं होती हैं, वर्ग के तरह की या आयत के, रेक्टेंगल की तरह की, स्क्वायर की तरह की संरचनाएं होती हैं, धागाओं का संरचना होता है। वेब मतलब जाल आप कह सकते हैं, वेब्ड मतलब जाली जाल, जैसे कई कई जानवर जीव होते हैं उनके जो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, वो जाली जाल नुमा बने रहते हैं, जिससे कि उनको नदी में या पानी वाले स्थानों पर उनको क्या होता है, उनको पानी वाले क्षेत्रों में स्विम करने में, तैरने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले वावेल है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक जो लास्ट वाला वर्ड होता है वह बढ़ जाता है और ईडी ऐड हो जाता है। यहाँ पर देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले वर्ब है, तो लास्ट वाला एक शब्द लेटर बढ़ गया और ईडी ऐड हो गया।
तो यहाँ पर वावेल बिफोर कॉन्सोनेंट डब्ल्यू एक्स, जो व्यंजन डब्ल्यू एक्स है उसके पहले वावेल हो तो क्या होता है, यहाँ पर डब्ल्यू है उसके पहले वावेल हो है, यहाँ पर देखिए एक्स है उसके पहले वावेल आई है, तो वो ईडी बढ़ गया, इसमें ईडी बढ़ गया। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर को दिया हुआ है हम लोगों को करने को, तो अब हम लोग इसको करते हैं। तो आइडेंटिफाई द एरर्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। नीचे जो कुछ त्रुटियाँ, एरर्स को त्रुटि कहते हैं या गलतियाँ दी गई हैं इन वाक्यों में, इन स्टेटमेंट्स में, और फिर उनको आपको सुधार करके रीराइट करना है, फिर से इन वाक्यों को लिखना है। रीराइट मीन पुनः इसको लिखना है, इसका लेखन करना है। तो हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 को। तो यू वर अ स्टूडेंट, यू स्टडी इन माइसूर, माइसूर एक जगह है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है यह गलत है, तो हम लोग यहाँ पर स्टडीड कर लेंगे कि आप एक विद्यार्थी थे, आप एक विद्यार्थी थे और आप मैसूर में पढ़ते थे, तो यहाँ पर स्टडीड शब्द गलत है, हम लोग सुधार लेंगे, स्टडीड कर लेंगे। दूसरा जो है वह है रवि प्लेड इन द गार्डन एंड स्लिप्ड, स्लिप्ड जो शब्द है यहाँ पर गलत है, तो हम लोग यहाँ पर डबल पी ई डी कर लेंगे, तो यह स्लिप्ड हो जाएगा। स्लिप्ड जो शब्द है वह गलत दिया हुआ है। रवि बगीचे में क्या कर रहा था, खेला था और फिसल गया, तो यहाँ पर रवि प्लेड इन द गार्डन एंड स्लिप्ड, स्लिप्ड में आप सुधार कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, डबल पी कर लेंगे आप। तो थर्ड वाला हम लोग देख रहे हैं, द मार्केट वाज क्लोज्ड एंड वी कुड नॉट बाई एनीथिंग। यहाँ पर जो क्लॉसेड है उसको हटा के आप क्लोज्ड कर लेंगे, अर्थात बाजार बंद था और हम लोग कुछ भी नहीं खरीद पाए या कुछ भी नहीं खरीद सके, तो क्लोज्ड आप कर लेंगे। फोर्थ वाले में नेहा कैरी एड द वेजीज, वेजीज मीन सब्जी होता है, साग सब्जी आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में वेजीज, जैसे वोकेबुलरी को कैब बोलते हैं हम लोग, और इंट्रोडक्शन को इंट्रो बोलते हैं हम लोग, तो उसी तरह वेजिटेबल, वेजिटेबल हम लोग नहीं बोलते, वेजिटेबल बोलते हैं, तो वेजिटेबल को हम लोग वेजीज बोल सकते हैं। तो नेहा कैराइड या कैरीड, जो भी आप इसको बोल रहे हैं यह गलत है, इसको हम लोग कैरिड बोलते हैं। कैरिड मतलब नेहा ने सब्जियों को उठाया है या सब्जियों के बैग को, थैले को लिया हुआ है या सब्जियों को लिया हुआ है, आपको बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी जगह आप कैरिड शब्द का प्रयोग करेंगे। लास्ट वाला हम लोग देख रहे हैं, ग्रैंडमा मिक्सड अप ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ग्रैंड माँ दादी माँ ने सभी सामग्रियों को मिला दिया, जैसे भोजन जब तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें ढेर सारी सामग्रियों को मिला दिया जाता है तब एक व्यंजन तैयार होता है। तो इंग्रेडिएंट्स मीन्स होता है सामग्री, सामान या वस्तुएं, या मिक्सड जो गलत है शब्द वह है, उसकी जगह आप मिक्सड शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात मिलाना, मिश्रण तैयार करना, मिश्रण बनाना। तो इस तरह हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया और रीराइट कर लिया, जो मतलब गलत है वहाँ पर आप क्या करिएगा, आप सिंपली अपने बच्चों से मतलब वहाँ पर इसको ऐसे क्रॉस करवा सकते हैं और इसके नीचे ही वो नया वाला जो वर्ड है उसको लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पोंगल और पोंगल को देख रहे थे, हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की। अगर आपको यह समझ में आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियो को। इस तरह हम लोगों ने पूरे चैप्टर को फिनिश कर लिया। अगर आपको समझ में आया हो यह चैप्टर और इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी टॉपिक पे इजी वे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक द वीडियो। थैंक यू सो मच।